जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि। भूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी यादव। आज एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर हूं, जो लगातार युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं। इनकी संस्था है युवा हल्ला बोल, जो निजीकरण और युवाओं के रोजगार, किसानों के मुद्दे, कई इस प्रकार के मुद्दे उठाते रहे हैं और कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। फिलहाल आज उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के प्रेस क्लब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया को इन्होंने जानकारी दी और इन्होंने कहा कि हम युवाओं के हक की बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं अनुपम जी की, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा हल्ला बोल। हम इनसे खास बातचीत करेंगे एवं राजनीतिक चर्चा भी करेंगे। अनुपम जी नमस्कार। धन्यवाद। अनुपम जी, इस प्रोग्राम को आप लोगों को कितने दिन से चलाते हुआ? देखिए, युवा हल्ला बोल की शुरुआत 2018 में हुई थी। मार्च 2018 में एक आंदोलन से ही शुरुआत हुआ था, बेरोज़गारी के खिलाफ एक आंदोलन से। और पिछले 3-3.5 साल से हम लगातार 24/7 365 हम रुके नहीं हैं। हम युवाओं के मुद्दों पे लगातार काम कर रहे हैं, विशेष तौर पे पढ़ाई, कमाई, दवाई जैसे जो मुद्दे हैं, रोज़गार का जो सवाल है। जी, अभी जो है ये किन किन प्रदेश में आप लोग किए हैं, या फिर अभी उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ तक अभी इसका फैलाव? प्रदेशों में हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो हिंदी पट्टी के कई राज्यों में हमारा काफ़ी काम है, हमारे साथियों का विशेष तौर पे काम है। और ज़्यादातर राज्य भाजपा शासित राज्य हैं और कई गैर भाजपा शासित राज्य हैं, जैसे मान लीजिए झारखंड हो या राजस्थान हो, सभी जगहों पे हम लोग। संगठनात्मक तौर पे कहाँ कहाँ तक आप लोग संगठन अपने को डेवलप कर लिए? देखिए, हमारी कोशिश तो ये है कि हम इन राज्यों में जहाँ जहाँ हमारा काम चल रहा है, कैंपेन चल रहा है, इन सभी राज्यों में हम अब क्योंकि भारी संख्या में लोग जुड़े हैं, तो उनको कोई स्ट्रक्चर दे दें, उनको कोई संगठन का रूप दे दें, ताकि हम अपनी इफेक्टिवनेस को और ज़्यादा बढ़ा सकें। और विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश में और बिहार में कई ज़िलों में हम जिला कार्यकारिणियों का गठन कर रहे हैं। जिला स्तर तक हमारी कार्यकारिणी, हमारी टीम्स हैं, जहाँ पे कि अब हम बेहतर ढंग से अपनी बात को पहुँचा पा रहे हैं ज़मीन तक। ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे हो, ज़्यादा से ज़्यादा असरदार हो, क्योंकि हम जो बात कहते हैं वो तो देश भर की बात है, वो तो किसी एक क्षेत्र, एक प्रदेश की मात्र बात नहीं है। इससे बात आप निजीकरण की करते हैं, तो सरकार ये कह रही है कि हम निजीकरण इसलिए कर रहे हैं कि सरकारी लोग काम नहीं करते हैं और प्राइवेटाइजेशन में जाने के लिए हमें उसका जो है मुनाफा मिल रहा है। तो इस पर आप की क्या राय है? देखिए, सरकारी तो प्रधानमंत्री भी सरकारी है ना। सरकारी लोग तो, हमारा आरोप है कि सरकार काम नहीं कर रही है, तो अब हम किसी कॉरपोरेशन को, कॉरपोरेट को तो नहीं कहेंगे उत्तर प्रदेश चलाने को। इस सरकार का अपना काम होता है। सरकार अगर काम नहीं कर रही है तो सरकार को अपने काम को सुधारना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई सरकारी कंपनी काम नहीं कर रही है तो उसकी जवाबदेही सरकार की ही है, सरकार का फेलियर है ना। अगर ये आरोप सही है तो मान लीजिए कोई बैंक में काम नहीं चल रहा है ठीक से, पब्लिक सेक्टर बैंक में, तो सरकार की जवाबदेही है ना कि उस काम को ठीक करे। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसको बेच दें। ये बेचने का लॉजिक नहीं हो सकता है कि काम ठीक नहीं कर रहे हैं, बेच देंगे हम, और जब बेचेंगे तो उससे जो मुनाफा कमाएगा वो सरकार थोड़ी कमाएगी, फिर तो कोई और कमाएगा। ये आर्गुमेंट हो ही नहीं सकता है बेचने का। देखिए, प्रॉब्लम ये है इस सरकार में, जैसा आपने कहा कि निजीकरण के खिलाफ, मैं कोई ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ निजीकरण कर रही है ये सरकार, ऐसा नहीं है। ये सरकार मुनाफे का निजीकरण कर रही है और घाटे का राष्ट्रीयकरण कर रही है। आप, और इसका उदाहरण है, आप देखिए, HPCL नुकसान में जाता है, उसको ONGC खरीदती है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन नुकसान में जाता है, उसको पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन खरीदती है। IDBI को LIC बचाती है। यस बैंक को स्टेट बैंक बचाता है। KG बेसिन रेड में गया, उसको ONGC बचाया। कई उदाहरण है ऐसे, लंबी लिस्ट है। जहाँ जहाँ नुकसान, वो सब बचाएंगी सरकारी कंपनियाँ, सरकार। और जहाँ जहाँ फ़ायदा, कोयले में फ़ायदा है, टेलीकॉम में फ़ायदा है, रेलवे में फ़ायदा है, बंदरगाह पे फ़ायदा है, एयरपोर्ट पे फ़ायदा है, बैंकों में फ़ायदा है, ये सब जाएगा प्राइवेट के पास। नहीं, आपके कहने का मतलब जो फायदे वाली चीज़ें हैं, सरकार अपने लोगों को इस तरीके से डाइवर्ट करना, लोगों को जिनके पैसे से इस सरकार के झूठ का प्रचार प्रसार हो रहा है, जिनका पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड में आता है, जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हो जाए उसकी सूची का,
कि किन किन लोगों ने कितना कितना पैसा दिया है, तो समझ में आ जाएगा कि किन के लिए कृषि कानून बनाने की कोशिश हो रही थी, किन के लिए श्रम कानूनों में बदलाव किया जा रहा था, किन के लिए पर्यावरण के कानून बदले जा रहे थे या ये लाया जा रहा था। पर्यावरण की बात आप कर रहे हैं, जैसे किसान आंदोलन में क्या हुआ कि एनजीटी ने गाइडलाइन जारी की थी कि भाई पराली जलाने पर जो है किसानों के लिए अपराध की श्रेणी में लाया जाता था, और किसानों का आंदोलन में ये मांग थी कि ये जो है अपराध की श्रेणी से हटाया जाए। हालांकि सरकार ने हटा भी दिया, लेकिन इससे प्रदूषण बढ़ेगा। और आप कह रहे हैं प्रदूषण बचाने की बात, तो कैसे इसको टैकल करेंगे आप? नहीं, देखिए ये कॉन्ट्रडिक्टरी बातें नहीं है। सरकार को सिर्फ इतना नहीं कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट में जब पर्यावरण का मसला आया था, और ये इस साल की बात नहीं है, इस साल भी जब सुप्रीम कोर्ट में हमारे ही साथी गए थे, अमन बंका और आदित्य दुबे जो लोग थे, वो हमारे ही साथी। हम लोग पर्यावरण पे लगातार काम करते रहे। जिस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने अभी आप पिछले महीने के जो ऑर्डर्स हैं, वो युवा हल्ला बोल के साथी हैं वो लोग। अब आप समझिए बात को क्या है। सरकारों को कई निर्देश दिए गए, सरकार को काफ़ी कुछ सब्सिडाइज करने को कहा गया था किसानों को। किसानों की कई मजबूरियां हैं, किसानों की मजबूरी को के आधार पे उसको अपराध घोषित कर देना, अपराधी घोषित करना, ये तो कतई गलत है। लेकिन उसके लिए सरकार की कुछ जिम्मेदारी है कि आप ये सुनिश्चित करें कि किसानों को नुकसान ना हो, तब जाके तो ये होगा। सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच जाए, कहे कि पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी इनकी है, गंगा बचाने की जिम्मेदारी उसकी है, रोज़गार देने की जिम्मेदारी उसकी है, पेट्रोल डीजल की कीमत कम रहे उसकी जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी की है, सारी जिम्मेदारी सबकी है, सरकार की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है, इसीलिए इस तरह की बातें करती है। अच्छा, मानवाधिकार दिवस भी आज है, और अभी मानवाधिकार के बचाव की अगर बात की जाए तो जगह जगह पुलिस प्रताड़ना, भी एक वीडियो हुआ आया कानपुर का, जो बच्ची लिया हुआ है आदमी, उसको पीट रही पुलिस। तो इस संबंध में आप लोग किस तरीके से करना चाह रहे हैं कि जो है मानवाधिकार सुरक्षित रहे और लोगों को सही तरीके से न्याय मिले? देखिए, इसको लेकर तो बिल्कुल हम चिंतित हैं। आप देखिए, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, डेमोक्रेसी इंडेक्स हो, हमारे देश का फ्रीडम इंडेक्स हो, मीडिया इंडिपेंडेंस को लेकर जो इंडेक्स जितने भी आते हैं, सब पे भारत पिछड़ रहा है, सब पे। भारत एक ऐसा लोकतंत्र रहा है जिस पर हम भारतीयों को ही नहीं, पूरे विश्व को गर्व रहा है। मतलब भारत के लोकतंत्र की दुहाई देकर बातें की जाती थी दुनिया भर में, लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए, लोकतंत्र वैसा होना चाहिए। और भारत जैसे लोकतंत्र में तरह तरह के ह्यूमन राइट्स वायलेशन, तरह तरह के मीडिया फ्रीडम पे रुकावट लाने की कोशिश, बोलने वाले, सवाल पूछने वाले लोगों पे तरह तरह के मुकदमे, केस, ये तो आम बात हो गई है, नॉर्मलाइज हो गया है अब हमारे देश में। तो ये तो है ही चिंता का विषय। अच्छा, आप लोग किसी पार्टी विशेष को इन्फ्लुएंस हैं, या फिर इसका अपना इंडिपेंडेंट कुछ अपनी सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, सारी चीज़ें से इन्फ्लुएंस नहीं है। हम किसी पार्टी को इस लायक नहीं मानते हैं कि हमें इन्फ्लुएंस करे। इस वक्त जितनी पार्टियां हैं, हमको लगता है, और अगर होते शायद तो हम किसी न किसी पार्टी में होते जिससे इन्फ्लुएंस होते। आज हमारी लड़ाई मान लीजिए उत्तर प्रदेश में हम बातें कर रहे हैं क्योंकि शासन में भाजपा है, तो भाजपा के खिलाफ कर रहे हैं। केंद्र में हम बात करते हैं, केंद्र में मोदी जी की सरकार। अच्छा, युवाओं का लगातार 59,000 शिक्षकों का लगातार चल रहा है धरना, उसमें आप लोग कंट्रीब्यूट किए या गए कभी, इस तरीके की चीज़ें हुई? मैं कल भी गया था, शिक्षा निदेशालय पे गया था। मेरी काफ़ी लंबी बातचीत हुई वहाँ पे उनसे, और हमारे बाकी साथी लगातार संपर्क में रहते हैं। हर तरह के जो अभ्यर्थी समूह हैं, जो अपने अपने जस्टिसेस के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे होते हैं, उन सब के, तो हम लोग, तो हमारा तो खैर काम ही यही है। तो हम अच्छा, लगातार पेपर लीक हो रहा, हालांकि इस सरकार में कई बार हुआ और पिछली सरकारों में भी होते रहे हैं, तो इस पे आप लोगों की क्या राय है, किस तरीके के प्रबंधन करना चाहेंगे? देखिए क्या है, अभी यूपी टेट का पेपर लीक हुआ, 21-22 लाख करीब अभ्यर्थी जो हैं वो, मतलब आप समझिए उनके ऊपर क्या बीती, उसका असर हुआ। सरकार ने कह दिया कि अब सबको इसी बात पे खुश हो जाना चाहिए कि सरकार ने परीक्षा तुरंत रद्द कर दिया, जांच की घोषणा कर दी, और कह दिया एडमिट कार्ड दिखा के बस में बैठो और खुशी खुशी मन की बात सुनते हुए घर पहुंच जाओ। और लोग ताली बजाने लगे कि वाह योगी जी वाह, कमाल कर दिया। मतलब आप फ्री तो गए भी नहीं लोग अभी। हाँ, गए भी नहीं, वो तो सही बात है। मैं कह रहा हूँ कि उनकी जो घोषणा थी, अब बात है कि असल में क्या होना चाहिए था। अगर इस सरकार में संवेदनशीलता होती, काबिलियत होती, तो बताना ये चाहिए था, जिस सवाल का जवाब देना चाहिए था कि देखिए ये कोई पहली पेपर लीक की तो घटना नहीं थी। इससे पहले दर्जनों पेपर लीक हुए हैं इसी कार्यकाल में, और ये कोई आखिरी पेपर लीक भी नहीं है, इसके बाद भी पेपर लीक होंगे पक्के से, मुझे पता है। तो सरकार को तो ये बताना चाहिए था कि आपने पिछली पेपर लीक की घटनाओं से ऐसा क्या सीखा, ऐसे कौन से कदम उठाए जिससे आपने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की होगी कि आगे पेपर लीक ना हो।
चलो हो गया, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने कोई ऐसा कदम उठाया हो पिछली पेपर लीक की घटनाओं से जिसके आधार पे आप कह सके कि हमने ये काम किया, इस कारण से किया ताकि आगे पेपर लीक ना हो? ये तो कोई कहने वाला नहीं है। दूसरी बात सुनिए, इंपॉर्टेंट बात है ये। दूसरी बात क्या, पेपर लीक में पहली बात तो जल्दी कोई जांच नहीं होती। और सबसे पहली बात ये देखिए, पेपर लीक का जिसका खुलासा होता है उसी का पेपर लीक हम आप मानते हैं ना, जिसका खुलासा नहीं हुआ उसका तो किसी को पता ही नहीं। और हर पेपर लीक का खुलासा तो होता नहीं, अगर हर का हो जाए तो पेपर लीक होना बंद हो जाए। 10 में मान लीजिए 8 का नहीं होता होगा खुलासा, 2 का होता होगा, तभी तो पेपर लीक इतने हो रहे हैं ना। इसका मतलब इतने पेपर लीक हो रहे हैं, पहले तो खुलासा नहीं होता। अगर पेपर लीक का हो जाए एक्सपोजर तो जांच नहीं होती, जांच के लिए आंदोलन करना पड़ता है। अभी तो चुनाव नज़दीक है इसीलिए तुरंत जांच की घोषणा हो गई। जांच हो जाए अगर तो जांच पूरी नहीं होती, अभी दबाव था चुनाव के कारण। तो जांच अगर होने भी लग जाए तो पहला काम किया जाता है कि पेपर लीक के घटनाओं की जांच में किसी क्लर्क जैसे कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी के 2-3-4 कर्मचारियों को पकड़ के बता दिया जाता है कि भाई यही लोग थे जो पूरा संचालन कर रहे थे गिरोह का। उनको दिखा दिया जाता है और मामला खत्म, सरकार ने जांच पूरी कर ली। जो उसके असल दलाल होते हैं उन तक जांच पहुंचती ही नहीं है ज़्यादातर मामलों में। अगर ज़्यादा दबाव है और अगर मान लीजिए कोई अधिकारी जो थोड़ा बहुत संघर्ष करके IAS IPS बना होगा, वो अगर जांच ढंग से कर दे और किसी दलाल तक पहुंच गया, जो कि हुआ था पिछली बार इलाहाबाद में, तो दलाल तक अगर पहुंच भी जाए, जो कि बहुत कम होता है, तो तीसरे जो सबसे मेन जो लोग हैं, जो सत्ता में बैठे लोग जिनके राजनीतिक शह से पेपर लीक हुआ, उन तक तो कोई जांच पहुंच ही नहीं सकती है। जिस दिन किसी पेपर लीक की जांच उन लोगों तक पहुंच जाए जो असल सरगना होते हैं और वो सत्ता में होते हैं, उनके राजनीतिक संरक्षण के बिना पेपर लीक हो ही नहीं सकता। उन तक जांच अगर पहुंच जाए, पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक मामला जाता है, इन दलालों तक, वहाँ भी जल्दी नहीं जाने दिया जाता है। ये देख लीजिए, इसके उदाहरण हैं हमारे प्रदेश में। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि क्या युवा हल्ला बोल विधानसभा चुनाव में भागीदारी करेगा, इस पे चुनाव लड़वाएगा, अपने लोगों को खड़ा करेगा? क्या इस तरीके की है प्लानिंग? नहीं, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है अभी हमारी। हम लोगों ने ये काम देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में भी किया था। और देखिए, चुनाव में भागीदारी सिर्फ चुनाव लड़ने वाली पार्टियां नहीं करती हैं। चुनाव लड़ना एकमात्र काम नहीं होता चुनाव में। चुनाव को लेकर हर नागरिक को गंभीर होना चाहिए। हर नागरिक को कोशिश करनी चाहिए कि चुनाव में सही मुद्दों पे बात हो। हम तो अपना नागरिक धर्म निभा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव का वक्त आया है अगर, तो आपके 5 साल के कामकाज की समीक्षा होनी चाहिए ना, कोई भी पावर में रहे। चुनाव का वक्त आया है तो उन बुनियादी मुद्दों पर सवाल जवाब बहस होना चाहिए ना, जो मुद्दे मुझे प्रभावित करते हैं। ये काम तो हर नागरिक का होना चाहिए। चुनाव में भागीदारी सिर्फ पार्टियां और नेता और चुनाव लड़ने वाले लोग थोड़े ना लेते हैं। हम सबके पार्टिसिपेशन से लोकतंत्र बनता है। हम तो अपनी नागरिक धर्म का निर्वहन कर रहे हैं इस तरह के कैंपेन चला के। हमारा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है विधानसभा चुनाव, ना ही हमारे साथियों का लड़ने का इरादा है, ना ही हम किसी राजनीतिक पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड हैं, ना ही उनसे जुड़े हुए हैं, ना ही हम कोई राजनीतिक पार्टी हैं। धन्यवाद। ये थे अनुपम जी, युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव में भागीदारी नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को जागरूक करेंगे कि लोग जागरूक हों और अपने मुद्दों की बात को समझें और ढंग से वोट करें। धन्यवाद। कैमरा पर्सन राहुल यादव के साथ रामधारी यादव, जन्मभूमि। जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि